Hello students, welcome to our discussion on electrostatics. This is part 6 of the series. I am Harsh Kapil. These are some institutional information where you can always contact me for any problem that you are facing. Alright, so electric flux क्या होता है? Flux. We define the electric flux phi of the electric field E through the surface A as phi is equal to E dot A. भाई ये तो definition है. Dot product है means दोनों दो वेक्टर हैं उनके बीच में डॉट प्रोडक्ट ऑफ कोर्स, तो उनके बीच में अगर एंगल बन रहा है थीटा तो वैल्यू वाइज ये कॉस थीटा हो जाएगा. ठीक है. फ्लक्स मींस कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस पास हो रही हैं उस एरिया से. ठीक है. अब उसका डॉट प्रोडक्ट होता है, मतलब उसके परपेंडिकुलर ही कितनी पास होनी चाहिए. अगर वो टेढ़ा मेढ़ा सरफेस है तो फिर उसका आप परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा. सो फ्लक्स इज कितनी लाइंस, कितनी ज़्यादा लाइंस पास हो रही हैं इसी एरिया से परपेंडिकुलरली, वो आपको फ्लक्स डिफाइन करते हैं, ये अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से. नाउ इस फॉर्मूले में ये देखो, फार्मूला तो इतना ही है, फाई इक्वल टू ई डॉट ए. सिंपल सी चीज़ है, फ्लक्स डिफाइन ऐसे करते हैं. बट ए इज़ द वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस. ये नॉर्मल मीन्स परपेंडिकुलर. यहाँ पे ये जो एरिया है जैसा भी है, ये एरिया वेक्टर हमें पता है कि उसके परपेंडिकुलर होता है, नॉर्मल वेक्टर होता है. ठीक है. ओके. और थीटा एंगल इज द एंगल मेड बिटवीन दीज टू वेक्टर्स ई एंड ए. ओके. सो ये डेफिनेशन में ये इतनी चीज़ें हैं, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया. अब इसको कैसे अप्लाई करना है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. डेफिनेशन समझ लिया इज ओके. नाउ वंस अगेन उसको हम साइड से देख लो. देखो ये एरिया वेक्टर ऐसे यहाँ पर, ये अगर आपका एरिया था, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे थी, तो उसका नॉर्मल उसके ठीक परपेंडिकुलर ऐसे लगता है. ठीक है. तो ये जो नॉर्मल ऐसे वही दिखाने के लिए कि कैसे एरिया वेक्टर ऐसे है नॉर्मल ऑफ द सरफेस परपेंडिकुलर द सरफेस ऐसे, उसी को हियर द फ्लक्स इज डिफाइंड एज ई डॉट ए. और अच्छे से क्लियर करेंगे, रुको अभी. अब अगर ये सरफेस टेढ़ा कर दिया हमने, देखो ऐसे की जगह पे ये अगर सरफेस ऐसे था जो कि परपेंडिकुलर से थीटा एंगल बना रहा था, ये एंगल थीटा है. ठीक है. तो अगर ये जो थीटा एंगल बना रहा है, तब क्या करेंगे, बात वही है, आप उसको परपेंडिकुलर करो, डॉट प्रोडक्ट निकालो. ठीक है. ए का जो परपेंडिकुलर वेक्टर होगा दैट विल बी ए कॉस थीटा. ठीक है. आपको उससे निकालना है कि इस परपेंडिकुलर क्रॉस सेक्शन से कैसे जा रही है. टेढ़ा मेढ़ा ऐसा कुछ भी हो जाए, ऐसा भी होगा तो भी आप एक बार ऐसे करोगे, इसका प्रोजेक्शन लोगे, और एक बार ऐसे लोगे, कुछ भी हो जाए रैंडम, आपको निकालना है इस सरफेस से. इसका पूरा प्रोजेक्शन आपको इस सरफेस का, पूरा टेढ़ा मेढ़ा सरफेस का भी, द रैंडम सरफेस यू हैव टू टेक द projection that is perpendicular to the electric field. Simple. No matter what is the shape of the surface, you have to take the projection perpendicular to the electric field. Okay. This is what you have to, this is what the definition says. Okay. So the flux through the tilted surface is simply given by the flux through its projection, that is EA cos theta. Okay, by the definition. Clear? और अच्छे से और समझते हैं आगे. अभी अगर एक स्फीयर है, ओके, उसके अंदर कोई चार्ज रखा हुआ है, प्लस क्यू माइनस क्यू वट एवर. आपने क्या किया कि अभी आपको यू नो इट, सो फार वी हैव डिस्कस दैट ए प्लस क्यू चार्ज विल हैव इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, those will be projecting outward, radially outward. इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज जो स्मॉल पॉइंट चार्ज होता है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकलती हैं, रेडियली आउटवर्ड. ठीक है. इतना तो हमें पता है. तो अगर आप उसको कवर करने के लिए एक स्फीयर ले लो, ठीक है, एज्यूम करो एक स्फीयर है, तो उस स्फीयर से कैसे फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे उसको बोलते, चूँकि स्फीयर तो क्लोज्ड है, हेमिस्फीयर नहीं है या पार्शियल स्फीयर नहीं है, इट्स कंप्लीट क्लोज्ड स्फीयर. क्लोज्ड स्फीयर है, उसके अंदर प्लस क्यू चार्ज है, तो सारी लाइंस कवर कर लेगा, ऑफ कोर्स कवर कर लेगा.
क्योंकि वो लाइंस जो हैं रेडियली आउटवर्ड जाती हैं, तो पूरी की पूरी उस स्फीयर के अंदर एंक्लोज हो जाएंगी, कवर हो जाएंगी, सारी लाइंस इससे निकल के बाहर की तरफ जाएंगी। ठीक है, अब चूंकि ये क्लोज्ड सरफेस है तो हम इसको फ्लक्स को बोलेंगे, देखो इस तरीके से लिखते हैं, क्लोज्ड सरफेस, ये लूप बनाया है, लूप का सिंबल ऐसा जो बनाया है, ये सिंबल में लूप लगा देते हैं, मीन्स क्लोज्ड सरफेस, इसका मतलब है। क्लियर है? ऐसे करके लूप बना दिया, इंटीग्रेट कर दिया, मीन्स ये क्लोज लूप है, समझा? तो इसका फ्लक्स रहेगा भाई ई डॉट डी ए ही होता है, बट ये जो ऐसा इंटीग्रेट करने का मतलब, आपने जो छोटा सा एरिया आपने यहाँ पे लिया है, देखो यहाँ पे देखो, अगर आप इससे फ्लक्स निकालने जा रहे हो, अंदर जो चार्ज रखा हुआ है, तो आप क्या करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की सपोज डायरेक्शन ऐसे है, ठीक है, और एरिया वेक्टर आपने इस सरफेस पे लिया डी ए, उसका डायरेक्शन ऐसा है, इन दो इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके बीच में थीटा एंगल है, टू से अगर हमने चार्ज पॉइंट चार्ज ना लेके कोई रैंडम इलेक्ट्रिक फील्ड ली है, उनके बीच में थीटा एंगल, इफ दीज टू वेक्टर्स आर मेकिंग एन एंगल थीटा, ओके, देन इट विल बी ई डॉट डी ए। ठीक है, अब इस डी ए को आपको पूरा इंटीग्रेट करना पड़ेगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेरी कर रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड को भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा, डबल इंटीग्रेशन हो जाएगा, पर यहाँ पर अभी इंटीग्रल ई डॉट डी ए है, मतलब पूरे सरफेस के लिए आपको फ्लक्स इंटीग्रेट करके निकालना है। ये उन्होंने ऐसे बता दिया कि क्लोज्ड लूप में अगर आपको फ्लक्स निकालना है तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा थ्रू आउट द सरफेस, क्लोज लूप ई डॉट डी ए। एक आपने छोटा सा फ्लक्स निकालोगे एक स्मॉल एरिया को लेके तो ई डॉट डी ए होगा, फिर आप उसको इंटीग्रेट करोगे और पूरी क्लोज्ड सरफेस में आपको इंटीग्रेट करना है, तो एक क्लोज लूप का सिंबल ऐसे आपको कर देने का है। इंटीग्रेट कर दोगे तो पूरा आपका थ्रू आउट द सरफेस आ जाएगा स्फीयर में। ठीक है, ये हो गया क्लोज्ड सरफेस के थ्रू कितना फ्लक्स पास हो रहा है। क्लियर है? कुछ नहीं समझ में आ रहा है, सिर्फ डेफिनेशन जा रही है, एग्जाम्पल कराऊंगा ना अभी। चलो आगे चलो, अभी देखो, चलो एक एग्जांपल से थोड़ा क्लियर करते हैं। अंदर एक चार्ज रखा है, इसकी मैं बात कर रहा था, अंदर एक चार्ज रखा है, हम क्या करते हैं, गॉस लॉ लगाते समय ध्यान से समझ लो, हम एक इमेजिनरी सरफेस बनाते हैं, क्या, हाइपोथेटिकल, वी क्रिएट ए हाइपोथेटिकल सरफेस टू कैलकुलेट द फ्लक्स। अब नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द फ्लक्स ड्यू टू दिस प्लस पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। अब हम गॉसियन सरफेस, जिसको हम हाइपोथेटिकल सरफेस बोलते हैं, उसको केयरफुली ऐसे चूज़ करते हैं कि ताकि सिमेट्री रहे। सिमेट्री, सिमेट्री मीन्स ताकि हम जब उसकी सरफेस पर, उस गॉसियन सरफेस, उस हाइपोथेटिकल सरफेस जो हमने चूज़ करी है, उसके हर पॉइंट पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें तो वो यूनिफॉर्म हो, वो वेरी ना करे। तो बस हमें इतना ध्यान रखना होता है कि हम जब भी, आगे केस में आएगा, एक वायर दी हुई है, चार्ज्ड वायर, या सिलेंडर दिया हुआ है, या शीट दी हुई है, तो हम कैसे केयरफुली चूज़ करते हैं ऐसी सरफेस, हाइपोथेटिकल गॉसियन सरफेस, कि उसके थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है वो यूनिफॉर्म आए या easily कैलकुलेट हो जाए। दिस इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ सेलेक्टिंग ए गॉसियन सरफेस टू हेल्प यू easily solve the problem and easily find out the flux. This is what you have to do here by selecting the Gaussian surface. कॉन्सेप्ट समझे? अच्छा, अभी देखो, एक दो तीन प्रॉब्लम सॉल्व करोगे देन यू विल बी एबल टू इजीली अंडरस्टैंड क्या है। अभी तो सब हवा में सर के ऊपर जा रहा होगा मे बी, और यू आर स्मार्ट इनफ। देखो, प्लस क्यू चार्ज है, हमें पता होता है कि ये रेडियली आउटवर्ड इसकी इलेक्ट्रिक लाइन जाती हैं, सब एकदम बराबर की तरफ चारों तरफ फैलती हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक स्फीयर ले लेंगे, जिसका सेंटर होगा ये खुद एक पॉइंट चार्ज। ठीक है, ये चार्ज होगा। अब इससे आर डिस्टेंस के अगर ये तुमने स्फीयर लिया है, you have chosen this sphere with the radius r, then you know कि at every point on the surface of this sphere the electric field will be same. You are smart enough, very good, you have chosen this Gaussian surface. अच्छा, अभी तुम्हें फ्लक्स निकालना है। ठीक है, अभी हमें कॉन्सेप्ट पता है, अभी हमने डिस्कस किया कि जो फ्लक्स होता है ई डॉट डी ए ऑन द क्लोज लूप। अब ये स्फीयर जो है क्लोज्ड है, हम निकालेंगे। उसी चीज़ को एक बार फट से रिवाइज कर लेते हैं।
देखो स्मॉल एरिया लेते हैं उसको इंटीग्रेट करने के लिए, स्मॉल एरिया लिया, उसका डी जो एरिया वेक्टर है दैट वुड बी रेडियली आउटवर्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी रेडियली आउटवर्ड है, दोनों का जो वेक्टर्स का एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर दोनों ही रेडियली आउटवर्ड हैं, ठीक है। दोनों की डायरेक्शन एक ही है। सो ई डॉट डी ए विल बी ई मल्टीप्लाई डी ए, सिंपल, कॉस थीटा 0 कॉस 0 1, ठीक है। अभी समझा कि हमने इस सिलेक्शन ऑफ सरफेस ने हमारा जो ई डॉट डी ए उसका प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, डॉट प्रोडक्ट 1 हो गया ई डॉट डी ए। अच्छा, अब इसको इंटीग्रेट करो, ई डॉट डी ए को, कॉस थीटा 1 हो गया, ठीक है। ई पता है, यू नो बाई कुलॉम्स लॉ एट ए डिस्टेंस आर व्हाट विल बी 1/4 क्यू बाई आर स्क्वायर। ये इतनी चीज़ तो कांस्टेंट है थ्रू आउट द सरफेस एनीवेयर, क्लियर है। डी ए क्या है हमें नहीं पता, अभी हम डी ए को इंटीग्रेट करें। अगर इस डी ए को अगर आप इंटीग्रेट करोगे, यू नो द एरिया ऑफ द स्फीयर 4 πr स्क्वायर। इफ़ यू पुट डायरेक्टली बाय इंटीग्रेटिंग, यू टेक दिस आउट 1/4 πε0, लेट मी क्लियर इट, अभी नहीं समझ में आ रहा होगा। देखो 1/4 πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर के टर्म को बाहर लो और सिर्फ इंटीग्रेट डी ए, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ डी ए वुड बी व्हाट 4 πr स्क्वायर, ठीक है, सिंपल है। अभी स्फीयर का एरिया को इंटीग्रेट कर दो ना, बाकी चीज़ें तो कांस्टेंट हो गई, निकाल दिया आपने बाहर ये चीज़, ये टर्म, ठीक है। इसको इंटीग्रेट कर दो 4 πr स्क्वायर, और जब सॉल्व करोगे तो दिस विल बिकम फाई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इस तरीके से ईजिली आपने फ्लक्स जो है कैलकुलेट कर लिया बाई ए पॉइंट चार्ज, ठीक है, फ्लक्स। अब ये फ्लक्स कितना बाहर की तरफ जा रहा है, फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, इस एरिया से, ये आप क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, दिस डज नॉट डिपेंड ऑन एनी एरिया, एनी चोजन एरिया, ठीक है। अभी इसका क्या मतलब है मैं आगे आपको बताता हूँ। अच्छा, यहाँ पे आप ये देख रहे होगे कि ये डी ए बाई आर स्क्वायर को इन्होंने कैसे रखा है, ये एक सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट होता है। देखो 1/4 πε0 क्यू, ये टर्म अगर आपने बाहर लिया और अंदर छोड़ दिया डी ए बाई आर स्क्वायर, इफ़ यू नो द concept of solid angle, otherwise I will explain in the next class. dA by r square is the solid angle made by an area, okay. Normal angle is angle made in single in a 2D plane, but this is an angle made in 3D plane by an area. So dA by r square is equal to d omega, ये ऐसा होता है, ठीक है। सो इसको इंटीग्रेट करोगे तो बाई ए स्फीयर, ओके, एक फुल एंगल मेड एट ए पॉइंट बाई ए स्फीयर इज 4 pi, okay, but that is the thing that I will discuss later. You can even do it directly by integrating the area as I explained, 4 πr square, you put it and you will be able to solve this and find out the flux. But I'm just explaining you another concept of solid angle that will be really helpful further, and that has at least approximately an hour discussion, because there will be multiple problems, बहुत सी प्रॉब्लम होती है सॉलिड एंगल के बेस पे जो आपको डिस्कस करनी है। अच्छा, ये तो हो गया। अच्छा, यहाँ पे देखो गॉस लॉ बन के आ गया कि ई डॉट डी ए फॉर ए पॉइंट चार्ज, ओके, और ए चार्ज एंक्लोज्ड, दिस इज द गॉस लॉ। व्हाट इज द फ्लक्स, ई डॉट डी ए इक्वल टू क्यू इंक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब अगर यहाँ पे इमेजिन करो 2-3 चार्ज और होते, माइनस क्यू का एक और होता, या फिर +2q का एक और चार्ज होता अंदर, ऐसे 2-3 चार्ज होते, +2q, -2q, 3q, 4q, ऐसे मल्टीपल चार्जेस होते हैं यहाँ पे, ठीक है। +2q और होता या -3q, ऐसे चार्ज होते हैं अंदर, ठीक है, मल्टीपल चार्जेस होते हैं। तब भी क्या गॉस लॉ वैलिड है? यस। ओनली थिंग इज दैट यू हैव टू कंसिडर द क्यू एनक्लोज्ड, मल्टीपल चार्ज दिए हैं, आप बस एरिया लेके उसको कवर कर लो और इस कॉन्सेप्ट को लगा दो। टेक द क्यू एनक्लोज वुड बी, क्या होगा क्यू एनक्लोज यहाँ पे, +2q + q -3q, 0 मीन्स देयर वोंट बी एनी फ्लक्स गोइंग आउट। नहीं समझा? देखो मैंने क्या कहा कि टोटल फ्लक्स गोइंग आउट और इंटीग्रल ई डॉट डी ए वुड बी क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर यहाँ पे सिर्फ एक चार्ज की जगह पे मल्टीपल चार्जेस होते,
+2q की जगह पे चलो मैं वेरी करता हूँ 3q यहाँ पे कर दिया इस वाले को, और ये इसको -3q रहने दिया और ये +q रह गया। तो q enclosed would be how much? +3q -3q and +q would be, what is the summation? +q. So the total charge would be now in this case q. So q enclosed would be q. So the total flux would be q upon epsilon naught. समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है तो प्रॉब्लम करेंगे ना। सो आपको कंसर्न होना चाहिए किसी एक क्लोज्ड सरफेस के अंदर मल्टीपल चार्ज भी हैं तो भी गॉस लॉ वैलिड है। सिंपल आप मैथमेटिकल समेशन एडिशन कर दो, टोटल चार्ज निकालो और उसकी वजह से क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट टोटल आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे। ये देखो वही चीज़ जो अभी मैं एक्सप्लेन किया, टोटल क्यू इनसाइड कितना है आपको उससे कंसर्न होना चाहिए। मल्टीपल चार्ज हैं +2q यानी -4q कितने भी हों, ठीक है, और q ऐसे करके आपको बस उनको टोटल सम निकाल दो और बाई डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन कर दो तो आपका टोटल फ्लक्स आ जाएगा, E.D आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? प्रॉब्लम्स करोगे ज़्यादा क्लियर होगा, कॉन्सेप्ट यही है। ठीक है, अभी इक्विपमेंट, अभी हम जो एरिया सेलेक्ट करते थे पॉइंट चार्ज के लिए, यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि क्यों करते थे, स्फेरिकल क्यों लेते थे। देखो वजह यही होती थी क्योंकि डीए वेक्टर जो होता था, जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है उसके पैरेलल होता था, उनके बीच में एंगल ज़ीरो होता था। तो E.DA जो होता था E.DA बन जाता था, E मल्टीप्लाई DA डायरेक्टली बन जाता था। तो cos थीटा इक्वल टू 1 फॉर cos 0 इक्वल टू 1। ठीक है, इसलिए हमने ये ऐसा सरफेस चूज़ किया। अब आगे देखो हम और कौन कौन से सरफेस चूज़ करते हैं। ये तो पॉइंट चार्ज के लिए ईजिली आपने कर लिया, बाकी के लिए क्या है चलो देखते हैं। अच्छा, एक और डेरिवेशन है कि गॉस लॉ से हम कूलॉम्स लॉ पे रिवर्स कैसे पहुंच सकते हैं। अच्छा देखो, ये है एक पॉइंट चार्ज, ठीक है, यहाँ पे सेंटर पे दिया हुआ है पॉइंट चार्ज क्यों दिया हुआ है। ठीक है, अभी आप गॉस लॉ पता है, इसके लिए क्या पता है कि ये E.D इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, अभी हमने देख लिया। अच्छा, E.D इलेक्ट्रिक फील्ड तो सब जगह सारे पॉइंट पर यूनिफॉर्म है, यहाँ पर भी E है, यहाँ पर भी E है। ठीक है, तो उसको बाहर ले लो इस इंटीग्रेशन में, ये क्या बचा, इंटीग्रल डी ए। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो सारे पॉइंट पर बराबर है, और इंटीग्रल डी ए इक्वल टू व्हाट, एरिया ऑफ ए स्फीयर, दैट इज़ 4πr²। सो E.A, ये E.A जो आ जाएगा, ये आ जाएगा E इंटू 4πr², और इसकी वैल्यू क्या होती है, यहाँ से देखो ये क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट गॉस लॉ से, तो E इंटू 4πr² इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ठीक है ना, अब यहाँ से इक्वेट करो, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, ये आ जाती है 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, और ये क्या है हमारा, कूलॉम्स लॉ है। मतलब गॉस लॉ से हमने वापस चेक किया जाके, इसने हमें वापस इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि कूलॉम्स लॉ से होती है वैलिड करके दिखा दी। मीन्स दिस इज बोथ द लॉज आर सपोर्टिंग ईच अदर, दिस इज व्हाट इट वांट्स टू से। ठीक है, तो क्या हम हर जगह कूलॉम्स लॉ लगाएं कि हर जगह गॉस लॉ लगाएं, ये भी एक नई चीज़ है। देखो गॉस लॉ और कूलॉम्स लॉ जो आप लगाने के तरीके होते हैं, कूलॉम्स लॉ अगर सिंपली आप लगाते हो, आप स्मॉल छोटा सा एरिया लेके आज यू इंटीग्रेटेड, डबल इंटीग्रेटेड, ट्रिपल इंटीग्रेटेड, okay, that is a bit complex thing. If you see the JEE syllabus specifically for Gauss law, it has been mentioned the application of the Gauss law in simple shapes. Okay, देखो यहाँ पे, ये देखो लिखा हुआ है सिंपल शेप्स में, ओके, इजी एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, ये लिखा हुआ है जेई के सिलेबस में। ठीक है, अभी आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड जो गॉस लॉ की एप्लीकेशन नहीं सॉल्व करनी है। ठीक है, कूलॉम्स लॉ आप लगा के सॉल्व कर सकते हो, बट वो कॉम्प्लिकेटेड शेप्स में बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, टफ हो जाता है, दैट यू विल बी एबल टू डू इन योर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन और डॉक्टरेट, you will able to do it, but for now you will have to just understand the simple applications of the Gauss law as per the syllabus. ठीक है, कूलॉम्स लॉ एप्लीकेशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, इसलिए गॉस लॉ लेके आते हैं और केयरफुली हम शेप ऐसा चूज़ करते हैं हाइपोथेटिकल गॉसियन सरफेस का, जिससे कि हमारा फ्लक्स निकालना और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना इजी हो जाए। समझा? ठीक है, चलो आगे।
कोई डाउट रहे मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। वही चीज़ है, इसको देख लो ठीक ठीक से। ई डॉट डी ए जो टोटल फ्लक्स विद इन द क्लोज सरफेस होता है, ई डॉट डी ए वाला कॉन्सेप्ट, और इज proportional to the total enclosed charged, total enclosed charge. Okay, Gauss law is always true but is only useful in certain very simple problems with great symmetry. यही बोल रहा हूँ, हर जगह नहीं अप्लाई कर सकते हो, बहुत रैंडम सरफेस होगी तो आप नहीं अप्लाई कर पाओगे। आप पढ़ोगे आके जाके आगे की क्लासेस में, वो आगे पीएचडी या मास्टर्स करोगे जब आप। लेकिन गॉस लॉ सिमेट्री हो जहाँ पे आप हाइपोथेटिकल सरफेस इजी करे, आपकी प्रॉब्लम्स को कॉम्प्लिकेट करने की वजह से आपको हेल्प करे, सिमेट्री हो उसमें, तो वहाँ पे अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो जितने भी आप 20 25 30 एग्जांपल जो इसकी गॉस लॉ करोगे उससे आपको सारे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इट कैन नॉट बी अप्लाइड एवरीवेयर, यस दैट इज़ ट्रू। अच्छा, एक प्रॉब्लम अभी देख लो, इतना सब डिस्कस कर लिया, बगैर प्रॉब्लम किए कुछ क्लियर नहीं होने वाला। देखो, ये एक इलेक्ट्रिक वायर है, लॉन्ग इलेक्ट्रिक वायर चार्ज्ड वायर है। ठीक है, प्लस क्यू चार्ज है, और चार्ज जो डेंसिटी जो है लेमडा है। ठीक है, कूलम्ब पर मीटर ऐसे दिया हुआ है इस वायर में चार्ज डेंसिटी। ठीक है, अब इसके लिए आपको फ्लक्स निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है एट ए डिस्टेंस एक्स। अगर बोला गया है आपको एट ए डिस्टेंस एक्स ड्यू टू दिस वायर दैट हैज़ लैम्डा कूलम्ब पर मीटर चार्ज डेंसिटी, फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे? अभी हमें गॉस लॉ पता है, ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये तो भाई हमारा गॉस लॉ सिंपल हमें पता है। अब हम क्या करेंगे, केयरफुली ऐसा सिमेट्रिकल हाइपोथेटिकल गॉसियन सरफेस चूज़ करेंगे, और वो है हमारा इस तरह का शेप का, एक सिलेंड्रिकल। ठीक है, चारों तरफ से ऐसे कवर करा हुआ है इस वायर को, सिलेंडर। अब एक्स डिस्टेंस पे पूछा है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप जो सिलेंड्रिकल जो रेडियस ऑफ सिलेंडर होगा वो भी आप एक्स लोगे। ठीक है, सिलेंडर का ये तो ठीक है, जो कर्वेचर है वो तो ठीक है, लेटरल पार्ट जो है, लेकिन जो अप दिस वन द अपर फेस एंड द लोअर फेस, ठीक है, वो भी तो होगी सिलेंडर में, उस वो वहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है सीन। ठीक है, चलो अभी 3 सरफेस हैं। एक तो ये लेटरल सरफेस है जो कर्वेचर है, ये बाहर की तरफ ये जो कर्वेचर है। ठीक है, एक ये ऊपर का फेस है ये वाला, और एक ये नीचे का फेस है ये वाला, 3 सरफेस हैं। ठीक है, लेटरल सरफेस, ऊपर का फेस एंड नीचे का फेस, 3 सरफेस हैं। देखो 1 2 3 गॉसियन सरफेस है। तो हम अपने गॉस लॉ को, जो क्लोज सरफेस है, उसको हम 3 सरफेस में बांट देते हैं। देखो इसमें यहाँ पे क्लोज सरफेस लिखा है, इंटीग्रल में क्लोज लगाया है, लेकिन जब हम बाकी के इंटीग्रेशन कर रहे हैं उसमें क्लोज नहीं लगाया, क्योंकि सरफेस ओपन हो गई है, हम ओपन करके कर रहे हैं इनको। 3 सरफेस में इस क्लोज्ड सिलेंडर को हमने 3 सरफेस में बांट दिया है। पहला वन सरफेस, फर्स्ट सरफेस जो कि अपर फेस है सिलेंडर का, ये यहाँ पे हमने देखो अभी इस इंटीग्रल को ओपन रख रहे हैं, इसमें हम क्लोज लूप का सिंबल नहीं लगा रहे, ध्यान देना। सेकंड इंटीग्रल ई डॉट डी एस किया है, थर्ड सरफेस का इंटीग्रल ई डॉट डी एस किया है, ये कर दिया। ठीक है, अच्छा अभी आपको पता है, पढ़ चुके हो कि लॉन्ग चार्ज्ड वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होती है, सब रेडियली आउटवर्ड होती है। ठीक है, रेडियली आउटवर्ड ऐसा, और अगर आप ऊपर से देखो या नीचे से देखो तो ये पॉइंट वाइज होगा ना, कमिंग आउटवर्ड और कमिंग गोइंग इनवर्ड, तो इनके लिए रेडियली आउटवर्ड होती है। समझ में आ रहा है पिक्चर? ऐसे ऐसे ऐसे, ये वायर जो है अंदर से बाहर की तरफ आ रही है। ठीक है, तो इसके लिए ऐसे ऐसे, इस आपके मोबाइल स्क्रीन से अंदर से बाहर, तो ऐसे सिर्फ ऊपर से देख रहे हैं वायर को, सामने से नहीं देख रहे हैं, जैसे लंबा नहीं, ऊपर से। ऐसे इमेजिन करो कि वायर जो है आपके फ़ोन से निकल के बाहर की तरफ आ रही है आपके, तो इसके लिए ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ऐसे बनेगी, रेडियली आउटवर्ड। समझा? और ये हमारा सिलेंडर हमने ड्रॉ कर दिया है ऐसा। कुछ क्लियर हो रहा है? नहीं?
देखो ऐसा, ये सिलेंडर आपने ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। ये जो ब्लू कलर वाला है ये आपने सिलेंडर ड्रॉ किया है, उसका मैं वर्टिकल क्रॉस सेक्शन दिखा रहा हूँ, ऊपर से जो क्रॉस सेक्शन हो रहा है वो दिखा रहा हूँ, ठीक है। क्लियर है? चलो, सो ये जो अपर फेस है, पार्ट 1, सॉरी जस्ट मिनट, ठीक है। तो जो जो अपर फेस एंड लोअर फेस और द एरिया 1 एंड एरिया 3, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड द एरिया वेक्टर वुड बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देखो यहाँ पे ड्रॉ किया है अपर फेस के लिए। देखो जो एरिया वेक्टर आप लोगे, कोई स्मॉल एरिया लोगे वहाँ पे, तो दैट विल बी पॉइंटिंग अपवर्ड। Electric field is radially outward, so these two are making an angle 90 degree. Clear है? So the same would be applicable for the lower or the third phase, third area. For both of these two areas, E dot ds would be, because these are making 90 degree angle, क्योंकि इनके बीच का 90 degree angle है एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड का फेज 1 और फेज 3 के लिए, तो E dot ds would be 0, cos 90 0. ओके, सो ये उड़ जाएगा और ये उड़ जाएगा, सो बचेगा ई डॉस डी एस, जो कि सिलेंड्रिकल कर्व्ड लेटरल जो एरिया है, कर्व्ड एरिया है, वो बचेगा। सो ओवरऑल जो ई डॉट डी एस बच रहा है आपका, ये सेकंड एरिया जो कि कर्व्ड सिलेंडर का एरिया है उसके लिए बचेगा, ठीक है। अब यू नो ऑल्सो कि एट एवरी पॉइंट ऑफ दिस सिलेंडर एट ए डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द वायर, वायर से एक्स डिस्टेंस पे हमने ऐसा ही सेलेक्ट किया है कि सारे पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी, करेक्ट है। तो ई बाहर आ जाएगा क्योंकि वो कांस्टेंट है। ये देखो हमने यहाँ से ई बाहर ले लिया, ये वाला ई, ठीक है, ये हमने ई बाहर ले लिया। अब हमें बस इंटीग्रेट करना है ds को सेकंड सरफेस के लिए। अच्छा, जो ds है, ds इक्वल टू व्हाट, अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो इसका पूरा एरिया आएगा, वो है क्या, 2 पाई आर इंटू एल। दिस इज़ व्हाट योर डी एस इज, 2 पाई आर और 2 पाई एक्स, क्योंकि एक्स डिस्टेंस पे हमने एक्स रेडियस लिया है सिलेंडर का, करेक्ट, क्योंकि हमें एक्स डिस्टेंस पे ही इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो 2 पाई आर, ये एरिया पता है ना सिलेंडर का, मैथ्स, ठीक है, 2 पाई एक्स इंटू एल, ये हो गया एक्स, इक्वल टू क्यू इंक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट बाय गॉस लॉ, ठीक है। क्यू इंक्लोज्ड फॉर ए एल लेंथ रॉड और वायर वुड बी लैम्डा एल, ठीक है। लैम्डा चार्ज डेंसिटी दी हुई है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो उससे मल्टीप्लाई कर दो लेंथ से, तो लैम्डा इंटू एल टोटल चार्ज आ जाएगा इंक्लोज्ड इस सरफेस में, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ये हो गया, ठीक है। सो अगर आप ये अप्लाई कर दो तो ई निकल के आ जाएगा, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू व्हाट, स्मॉल के, हमने डिस्कस किया है स्मॉल के, ठीक है। तो वहाँ पे आप ऐसे रख दोगे तो ये निकल के इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस एक्स ऑफ ए लॉन्ग चार्ज्ड वायर विद लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा कूलॉम पर मीटर वुड बी 2 स्मॉल के लैम्डा बाई एक्स। क्लियर? ये सब देखो फिगर क्लियर कर लेना कहीं पे डाउट हो, ठीक है। सेकेंड एरिया के लिए ई डॉट डी एस, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी रेडियली आउटवर्ड है और डी एस भी रेडियली आउटवर्ड रहेगा एट ऑल द पॉइंट्स, सो ई डॉट डी एस वुड बी ई इंटू डी एस, ठीक है। ये जो सेकेंड सरफेस है, क्लियर, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, एक दो बार आप प्रैक्टिस करोगे, कॉन्सेप्ट बेसिक लगाओगे, आराम से समझ आए, ठीक है। अभी आज के लिए आई थिंक इतना समझा देता हूँ, अभी इसके लिए 2-3 और एग्जाम्पल आपको समझाने पड़ेंगे, तब आपको जाके क्लियर होगा, बट सो फार इट इज़ गुड। अच्छा, एक दो चीज़ें आपको खुद से भी समझ के लेनी पड़ेंगी। अभी जैसे एक लॉन्ग शीट, इन्फिनेटली लॉन्ग शीट, ओके, नॉन कंडक्टिंग शीट, अभी कंडक्टर और इंसुलेटर, इसके बारे में भी आपको बताना बाकी है, दैट आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। अगर ऐसी शीट दी हुई है तो हम कैसे शेप लेते हैं, देखो कुछ आइडिया दे देता हूँ आपको शेप्स के बारे में, कैसा सेलेक्ट करते हैं, ताकि आपके दिमाग में थोड़ा बैठे अगली क्लास में जब मैं डिस्कस करूँगा। ऐसा शीट होगा तो हम एक सिलेंडर ले लेंगे, ठीक है, इस तरीके का, पिल बॉक्स टाइप का,
ठीक है। अगर ऐसी इनफाइनाइट शीट दी हुई है, ठीक है, लॉन्ग शीट दी हुई है, इनफाइनाइट ज़रूरी नहीं है, लॉन्ग शीट दी हुई है से, तो हम ऐसा एक सिलेंडर, सॉरी, ऐसा एक हम सिलेंडर ले लेंगे पास होता हुआ इसके सरफेस से, जो कि दोनों साइड में जाए, बराबर बराबर लेंथ से दोनों तरफ निकला हुआ हो। अच्छा, ये नॉन कंडक्टिंग शीट है, मतलब चार्ज दोनों तरफ डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, चार्ज इसके अंदर ही रहेगा। अब क्या होता है मैं बताता हूँ आगे। नॉन कंडक्टिंग एंड कंडक्टिंग, कंडक्टिंग में क्या होता है कि जो चार्ज होता है फ्रीली मूव हो जाता है, सरफेस पे आ जाता है, जबकि नॉन कंडक्टिंग में चार्ज क्लोजली बाउंड रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स के, दे स्टे इनसाइड द मटेरियल, सो दे डू नॉट मूव आउटसाइड, सो इट्स नॉन कंडक्टिंग। तो चार्ज अंदर रहेगा, निकल के दोनों सरफेस पे नहीं आएगा, दो सरफेस होगी ना शीट की, तो सिंगल चार्ज रहेगा, तो इसकी वजह से निकालना है। तो इसमें ऐसे हम सेलेक्ट करते हैं, शीट की प्रॉब्लम में हम इस तरह की सरफेस सेलेक्ट करते हैं। कंडक्टिंग में हम डिफरेंट सेलेक्ट करेंगे, आपको बता दूंगा। सिलेंडर ऐसा सेलेक्ट कर लिया, फिर आपको कॉन्सेप्ट सेम लगाना पड़ेगा। एरिया, एक ये एरिया होगा, ठीक से बताता हूँ, देखो थोड़ा सा पढ़ लेना क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा आइडिया अच्छा रहेगा अगर आप कर लोगे। देखो, तीन सरफेस होंगी जैसे कि पिछले सिलेंडर में थी, अपर फेस ये वाली, लोअर फेस, और ये कर्व्ड सेफ सरफेस सिलेंड्रिकल, ठीक है। जो दो फेस हैं, अपर एंड लोअर, उसके लिए देखो एरिया वेक्टर इधर होगा, इसके लिए एरिया वेक्टर इधर होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इस एरिया वेक्टर के लिए इसके पैरेलल होगी और इसके लिए भी पैरेलल होगी, ठीक है। तो ई डॉट डी ए बराबर ई डॉट ई मल्टीप्लाई डी ए, कॉस जीरो इक्वल टू वन, तो दो बार आ जाएगा ई ए, सो ये टू ई ए हो जाएगा, ठीक है। समझ रहे आ रहा है। और जो तीसरी सरफेस होगी उसके लिए देखो, ये तीसरे सरफेस जो सिलेंड्रिकल सरफेस है, इसका एरिया वेक्टर आप कहीं पर भी आप लोगे दैट विल बी परपेंडिकुलर, ठीक है, रेडियली आउटवर्ड, जबकि जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऐसे जा रही है, तो इनके बीच में 90 डिग्री एंगल बनेगा, तो दैट विल बी कॉस 90 ज़ीरो हो जाएगा। सो रेडियली जो आप जो एरिया वेक्टर लोगे इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में, हर पॉइंट पे, इसके हर पॉइंट पे उससे 90 डिग्री एंगल बनाएगा। तो वो जो तीसरा, जो तीन एरिया हम सेलेक्ट करते हैं, उसमें वो एरिया जो सेकंड एरिया ये वाला कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ दो एरिया बचेंगे, और दोनों चूँकि सेम एरिया है तो टू ई ए हो जाएगा। यहाँ पे आइडिया दे रहा हूँ, पढ़ोगे तो थोड़ा सही समझ में आएगा। तो फाइव इक्वल टू टू ई ए हो जाएगा, ठीक है। क्यू एंक्लोज्ड क्या है? क्यू एंक्लोज्ड आप अगर डेंसिटी दी हुई है तो एरिया से मल्टीप्लाई कर दो तो क्यू एंक्लोज्ड आ जाएगा, ठीक है। इसको दोनों को आप इक्वेट कर दो तो इससे डायरेक्टली ई निकल के आ जाएगा, ठीक है। ये आपको एक रफ आइडिया दिया कि ऐसे इस तरह की सरफेस हो तो आप कैसे गॉसियन सरफेस लेते हैं, सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। आगे देखो, अभी ये सब मैं आगे डिस्कस करूँगा, डोंट वरी, पर आप रफ आइडिया रहना ज़रूरी है। स्फेरिकल हो, जैसे पॉइंट चार्ज हो, तो ये पूरा एक शीट दिया है ऐसा, पॉइंट हो या स्फेरिकल चार्ज, कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग स्फीयर हो या पॉइंट चार्ज हो, तो उसमें हम स्फेरिकल गॉसियन सरफेस लेते हैं। स्फीयर सेंटर्ड एट पॉइंट ऑफ सिमेट्री, ये देखो ऐसे दिया हुआ है। लाइन हो या अभी हमने देखा ना, एक लाइन चार्ज लिया, लाइन वायर लिया लॉन्ग, या फिर एक सिलेंडर हो, चार्ज सिलेंडर हो, नॉन कंडक्टिंग या कंडक्टिंग, तो उसके लिए हम गॉसियन सरफेस कौन सा चूज़ करते हैं? एक सिलेंड्रिकल सेंटर्ड एट द एक्सिस ऑफ सिमेट्री। प्लेन शीट अभी हमने देखी, ठीक है, तो उसके लिए हम पिल बॉक्स या सिलेंडर लेते हैं, एक्सिस कैसा हो, परपेंडिकुलर टू प्लेन हो, ठीक है। तो ये तीन तरीके की ऐसी सरफेस हम यही मोस्टली डिस्कस होने वाली है। तो उसके लिए हम कैसे सॉल्व करते हैं, पूरा एक टेबल दिया हुआ है, थोड़ा एक आइडिया ले लो इससे। आगे भी मैं इसको डिस्कस करूँगा, जब आप सारी चीज़ें अलग अलग सॉल्व कर लोगे तो ज़्यादा बेटर आइडिया हो जाएगा, ठीक है। एक आइडिया इससे समझ में आ जाएगा कि ऐसा सिचुएशन हो, ऐसा आपका चार्ज दिया हो या ऐसी बॉडी, चार्ज बॉडी दी हो, तो हम कैसा गॉसियन सरफेस लें। तो ये सिंपल फॉर्म है, सारी की सारी सिंपल फॉर्म्स है, ठीक है। इससे आप आसानी से फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो, ठीक है। देख लो, ये वाला तो हमने अभी डिस्कस किया, इसको मैं प्रॉपरली डिस्कस कर दूंगा। ये वाला डिस्कस डिटेल में कर लिया है, अभी सिलेंड्रिकल और डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ये हम तीनों डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। सो फॉर टुडे दिस मच इज़ इनफ एंड वी विल डिस्कस मोर अबाउट द गॉस लॉ एंड फर्दर
potential, electric potential we will discuss in the next class. Thank you so much.